बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। और इसके साथ साथ जैसे कि हम लोग गुज़िश्ता रात से ही एक खबर देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिस पर आपने खुसूसन इस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेट भी किया कि मामला क्या है कि एक शख्स जिसे मैं जानदार कहूँगा उसने अपनी माँ पर हमला किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि शायद एक्सप्लेन करने के लिए भी मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं कि वो उस औरत पर क्या बीत रही होगी। और ये मंजर देखने के लिए, हम वीडियो के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं थी। तो जो हो रहा है उस पर क्या कहें। और जो रैशनल लोग होते हैं फिर वो ये कहते हैं कि वन साइड ऑफ द स्टोरी नहीं बतानी चाहिए, तो वी हैव द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। वी मे नॉट अग्री विद दैट स्टोरी, लेकिन हम आपको वो साइड भी दिखाएंगे, दूसरा मौक़िफ़ भी दिखाएंगे। फिर आपने डिसाइड करना होगा कि क्या ये जस्टिफाइबल था, क्या ये एक्ट जिसको अबूज़र कह रहे हैं कि इंसान भी नहीं कहना चाहिए, क्या वो हक बजानिब था अपनी माँ पर तशद्दुद करने में, हाथ उठाने में, गालियाँ गलौज करने में। मुझे लगता है कि ये सवाल भी हमें मतलब मैं नहीं पूछ सकता कि क्या कोई शख्स अपनी माँ पर या वालिदैन पर या किसी पर हमला कर सकता है, तशद्दुद कर सकता है। उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं। बिल्कुल, इस पर आज हम बात करेंगे। मुतल्लिका कंसर्न पुलिस ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, समाजी पहलुओं पर भी बात करेंगे। और जो मेरी पूरी कॉन्वर्सेशन हुई उस लड़की से जिसने ये वीडियो बनाई, जो अपेरेंटली उस कल्प्रिट की बहन है, और अपेरेंटली नहीं है तो बहन ही, उसने नहीं समझा, वो एक अलग कहानी है। ये सब कुछ आपको बताएंगे टॉप स्टोरीज के बाद। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, बेटे का सगी मां पर तशद्दुद, हकीकत क्या है हम उठाएंगे इससे पर्दा। ये ज़ूबिया मीर जो है वो मेरी सौतेली नंद है, मेरे हस्बैंड की सौतेली बहन है। ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से इन सब का प्रोपेगेंडा था। ये मेरे हस्बैंड के नाम है। ज़ूबिया की भाभी बिस्मा का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर आ चुका है। पिछले 1-1.5 माह से माँ बेटी प्रोपेगेंडा कर रही थी। कौमी असम्बली इजलास में एक बार फिर गर्मा गर्मी, अपोजिशन और हुकूमती अरकान एक दूसरे से उलझते रहे। शर्म का मकाम है कि पायलट्स के लाइसेंस जाली निकले। पायलट्स को जाली लाइसेंस जारी करने वाले अफसर बरतरफ करने का हुक्म। क्या लोगों ने आपके कंप्यूटर में घुसकर खुद लाइसेंस बना लिए? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। करेंगे जनरल सेक्रेटरी पाल्पा से तफसीलन बात। लाहौर के एक निजी स्कूल ने 40 लाख रुपए से जायद फीस माफ कर दी। क्यों की? मिलवाएंगे स्कूल के प्रिंसिपल से। सबसे कम उम्र जहाज बनाने वाला इंजीनियर पाकिस्तानी मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी बनेगा 24/9 का मेहमान। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज और प्रोग्राम का आगाज़ हम इसी दर्दनाक स्टोरी से करेंगे, जिसका हम इंट्रो में भी जिक्र कर रहे थे कि होता क्या है। अबूज़र के एक स्टोरी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, और वायरल इस तरह से होती है कि जब इन्फ्लुएंस्ड लोग कोई एक चीज़ देखते हैं तो वो अपने अपने अकाउंट्स पे उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं ताकि उस वीडियो की रीच बढ़े। और विद इन नो टाइम उस वीडियो की रीच कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दैट मीन्स कि वो हर शख्स की नज़र में आ गई। वो वीडियो थी कौन सी, आपको दिखाते हैं। ये दर्दनाक वीडियो देखने के बाद कलेजा फट गया। आप यकीन करें कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इस वीडियो में इस औरत का सगा बेटा उस पर तशद्दुद कर रहा है, गालियां दे रहा है, गंदी गालियां दे रहा है, मुसलसल मार रहा है। अब इसकी थोड़ी कहानी आपको बयान करते हैं। मैंने जब ये वीडियो देखी तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से कांटेक्ट किया कि हमें इस स्टोरी को टेकअप करना है। उन्होंने कहा कि कोशिश करो कि जिस लड़की की ये वीडियो है, जिसने ये बनाई है, ज़ूबिया मीर, उससे रब्ता करो। और फिर मेरा उससे रब्ता हुआ। जब मैंने पूरी स्टोरी उनसे सुनी, अभी स्क्रीन पर आप
स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हैं मेरी पूरी कॉन्वर्सेशन के, जिसमें मेरी उनसे बात होती रही, जिसमें उसने मुझे पूरी स्टोरी बयान की। मुल्जिम अरसलान अयूब कुरैशी, इस दरिंदे का नाम अरसलान अयूब कुरैशी है। उस लड़की ने, ज़ूबिया ने मुझे बताया कि मेरी अम्मी की 2 शादियां हुई हैं। अरसलान अम्मी के पहले शौहर से है और मैं दूसरे से। जब मेरी उससे बात हुई तो ज़ूबिया ने मुझे कहा कि काफ़ी अरसे से घर में ये तनाव ऑन एंड ऑफ चल रहा था, और ये शख्स जो अपने आप को इस औरत का बेटा कहता है, उसने एक घरेलू बात पर, अब उधर आप सोच भी नहीं सकते कि बीवी और माँ आपस में अगर कोई कॉन्वर्सेशन कर रही है तो एक बेटा उठ के गालियां देना शुरू कर दे, मारना शुरू कर दे। मैं तो पहले ही कह रहा था कि इसको बेटा कहना ही नहीं चाहिए, इसको कहीं बस एक शख्स है, एक जानदार है जिसका इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और इससे पहले कि हम इस पर मज़ीद डिटेल में बात करें, ये जो इस शख्स की बहन है जिन्होंने आपसे सारी ये बात की है, हम उन्हें भी यकीन दहानी कराना चाहते हैं कि आपकी ये तमाम बातें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इशू कर रहे हैं क्योंकि इस तरह से जो जुल्म हुआ है उसकी एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि दोबारा से ऐसा ना हो। और हम लोग इस तरह से चाह रहे हैं बेसिकली कि इस पे इंसाफ जब होगा तो आगे से आइंदा ऐसा कुछ ना हो। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रही हूँ कि मैंने बाकायदा ज़ूबिया से इजाज़त ली कि मैं ये कॉन्वर्सेशन शो में बता सकती हूँ। उसने मुझे इजाज़त दी, मैंने बहुत कोशिश की कि वो शो में भी आ जाएं, डर था उन्हें बहुत से, वेरी स्केयर्ड। अब साथ ही साथ जो कहानी शुरू हुई वो इस तरह हुई कि उसके भाई ने उससे पूछा कि मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं। ज़ूबिया ने कहा मैंने धोने के लिए रखे हैं। और उसकी माँ ने जब पूछा कि क्या हुआ तो भाभी ने बीच में बोलना शुरू कर दिया कि हमारे कपड़े मत धोया करो, वापस कर दो। इसी असना में माँ, जाहिर है माँ होती है, उसने अगर कह दिया कि हमेशा से तो मैं धोती आई हूँ, अभी एकदम से तमाशा क्यों लगा। इतना कहना था कि वो शख्स आपे से बाहर हो गया, गालियाँ देना शुरू कर दी, उस औरत ने गालियाँ देना शुरू कर दी। ये सब कुछ मुझे ज़ूबिया ने बताया और बाकायदा इस चीज़ के प्रूफ्स के साथ बताया कि उसके बाद ज़ूबिया का कमरा ऊपर था। वो कहती है कि ऐसे ही मुझे नीचे से चीखो पुकार की जब आवाज़ आई, मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर लिया क्योंकि इससे पहले भी ये 2-3 मरतबा हो चुका है और कोई हमारी बात का यकीन नहीं करता था। ज़ूबिया कहती है मैं कैमरा ऑन करते ही नीचे आई और मैं वीडियो बना रही थी तो ये मेरी माँ पर तशद्दुद कर रहा था। एक 16-17 साल की लड़की, एज मैं गेस कर रही हूँ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उसकी तस्वीर जब देखी, जब मेरी उससे बात हुई तो इतनी एज ही होगी अबू ज़र कि वो कितना बचा सकती है अपनी माँ को इस दरिंदे से जो गालियाँ दे रहा है, मार रहा है मुसलसल। उसने वीडियो में भी हम सुन सकते हैं कि बार बार रोकने की कोशिश की। उसके बाद वो कहती हैं कि ये 1 मिनट की वीडियो बनी, वीडियो बंद हो गई। इसके भाई ने इस पर भी तशद्दुद किया जिसका गवाह पूरा मोहल्ला है। मेडिकल भी हो चुका है, मेडिकल हो चुका है इस चीज़ का। पुलिस स्टेशन गए ये लोग, रिपोर्ट कराई वहाँ पर, लेकिन ज़ूबिया के मुताबिक जो उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस वालों ने पहले इसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर हाइप पकड़ना शुरू हुआ, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना, जैसे ही ये मामला इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वायरल हुआ, सीसीपीओ साहब का बयान आ जाता है कि एफआईआर भी कट गई है और अब हम इस मामले को टेकअप कर लेंगे। चलें, सोशल मीडिया प्रेशर में आकर ही किया, वेरी गुड स्टेप। बट बात सिर्फ इतनी सी है कि किस तरह से ये पूरा मामला बना, क्यों पहले से पुलिस ने इसको टेकअप नहीं किया। ऑल्सो एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं अबू ज़र। चूँकि कल रात को मेरी बात हो रही थी तो मैं वही सवाल ज़ूबिया से पूछती जा रही थी। मैंने कहा आपके अब्बू किधर थे? उसने कहा वो घर पर नहीं थे, सिर्फ मैं, अम्मी और भाभी और ये शख्स था जिसकी ये तस्वीर हम इस वक्त स्क्रीन पर चला रहे हैं। और शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए कि ये शख्स उस औरत का बेटा है जिस पर इसने हाथ उठाया, बुरी तरह से उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। मतलब ऑब्वियसली वर्ड्स अभी भी नहीं है, किस तरह से हम एक्सप्लेन करें, या ये तो हमने एक स्टोरी सारी बताई है जो कि उन बहन ने, ज़ूबिया ने बताया, सब कुछ वो हमने आप तक पहुंचा दिया है, लेकिन वाकई अल्फाज नहीं है हमारे पास। और सिमल, और इस वीडियो के अलावा भी बहुत कुछ हुआ। वाइपर्स इस्तेमाल किए गए, उस लड़के ने वाइपरों से मारा अपनी बहन और माँ को। ये तस्वीरें जो ज़ूबिया ने मेरे साथ शेयर की, मुझे भेजी पर्सनली। ये ज़ूबिया है जिसके पूरे जिस्म के ऊपर निशान पड़े हुए हैं। ऑब्वियसली भी तो ये मेडिकल प्रूवन हो चुका है, मेडिकली प्रूवन है। उसकी माँ का हाथ अगर आप देखें, मतलब अबू ज़र मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि ये वो हाथ है। मैं अपने बेटे को देख रही थी रात को और मैं ये सोच रही थी कि मैं इतना कुछ जब करती हूँ इसके लिए और बड़े होके ये मेरे साथ ऐसा सलूक करे तो मुझे कैसा लगेगा। अल्लाह, इस माँ ने इस दरिंदे को पाला और उसी के हाथों के ऊपर जाकर इसने वाइपर्स चलाए, उसको मारा। कहाँ का इंसाफ है ये? मतलब सोशली अनएक्सेप्टेड है ये। मैं पूरी रात नहीं सो सकी ये सोच के कि कोई कैसे कर सकता है ऐसे।
ऑब्वियसली इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब जिसने भी ये वीडियो देखी होगी वो रात जो है वो नहीं सो सका होगा, और मैंने जब ये देखा तो मैंने बंद कर दी। मैंने कहा मैं इस पर सुबह देखूंगा ये मामला है क्या, क्योंकि वाकई ये इस तरह से था कि टॉर्चर है ये वीडियो देखना। तो जिस तरह से टॉर्चर किया गया है, आप एक माँ है, मैं एक बाप हूँ, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अब हम अपने वालिदैन को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, इस तरह से आज तक मैंने कभी देखा नहीं है अपने सराउंडिंग्स में, लेकिन ऐसे वाक़यात हमने अपनी सोसाइटी में ज़रूर देखे पड़े हैं कि जुल्म किया जाता है माँ पर, बाप पर, बहन भाइयों पर, अपनी औलाद पर कत्ल कर दिया जाता है, छोटी छोटी बात पर कत्ल कर देते हैं, फिर जहर पिलाकर मार दिया जाता है, पता नहीं क्या क्या हमारी सोसाइटी में हो रहा है। तो इस पर सारी बात होनी बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ के रोज़े महशर में तो इंसाफ इस माँ को ज़रूर मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में फौरी तौर पर इंसाफ भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब अबूज़र अब चलते हैं, जैसे हमने कहा कि दूसरी साइड की स्टोरी भी है, और एज अ जर्नलिस्ट हमारा काम है कि हम दोनों साइड्स आपके सामने रखें। अब आ जाते हैं इस लड़के के ऊपर जो प्रॉपर्टी और रेंट कार का शायद बिजनेस करता है, इसकी बहन ने और थोड़ा सा इसको ड्रग एडिक्ट भी कहा जा रहा है कि है ये, क्योंकि उसकी बीवी की वीडियो जो है बनाई गई। वो वीडियो जैसे उन्होंने देखा कि सोशल मीडिया पर सपोर्ट मिल रही है जस्टिस फॉर ज़ूबिया मीर, और ज़ूबिया मीर का टॉप ट्रेंड चल रहा है, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया और एक वीडियो बनाई। उस औरत ने जो इसके भाई की बीवी है बिस्मा, पहले आपको सुनाते हैं उसने कहा क्या। और ये जो आप सबने देखा है ज़ूबिया मीर हैशटैग जस्टिस फॉर ज़ूबिया सारा कुछ, ये ज़ूबिया मीर जो है वो मेरी सौतेली नंद है, मेरे हस्बैंड की सौतेली बहन है। ये पिछले 1-1.5 हफ्ते से इन सब का प्रोपेगेंडा था। ये मेरे हस्बैंड के नाम है। जो सब इन्होंने उसमें झूठ लिखा है कि हम प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके भागे हैं या हमने पैसे चोरी किए हैं, सब कुछ वो अभी मैं एक एक प्रूफ आपको दिखाऊंगी पूरे पेपर्स के साथ कि घर किसके नाम है। मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद अरसलान है और घर उनके नाम है। वो मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स अभी सब कुछ अपलोड करूंगी, जिसमें से आपको प्रूफ के साथ सब कुछ पता चल जाएगा कि हम क्या प्रॉपर्टी के लेके भागे हैं या क्या सब है। ये सब ज़ूबिया मीर प्रोपेगेंडा करवा रही है क्योंकि वो मेरी सौतेली नंद है और वो मेरे हस्बैंड से घर लेना चाहते हैं। घर मेरे हस्बैंड का है और उनके नाम है। ये मैं अगले पूरी इस वीडियो के बाद प्रूफ के साथ, पिक्चर्स के साथ हर चीज अपलोड कर दूंगी। ज़ूबिया मीर, वरना मेरी सास को अगर आप लोग आए, मीडिया आए, पूरी दुनिया आए, मैं अपना एड्रेस बताती हूँ, अपनी हर एक चीज बताती हूँ, आके आप देखें, उनको एक स्टेटस अपलोड करना नहीं आता। ये सब कुछ ज़ूबिया मीर करवा रही है उनके थ्रू, उनको आगे करवा के घर नाम करवाने के लिए। और ये ज़ूबिया मीर का प्रोपेगेंडा है। और आप खुद देखें कि एक माँ, अगर आप लोगों को खुद वीडियो में नजर आ रहा है, इतनी कॉमन सेंस तो हर इंसान में होती है कि एक बच्ची जो अपनी माँ को बचाएगी कि वो वीडियो बनाएगी एक, और अगर वीडियो बना रही हैं तो वीडियो का पूरा पार्ट क्यों नहीं दिखा रहे, सिर्फ इतना सा पार्ट क्यों दिखाया है और उसके बाद वीडियो क्यों बंद हो गई है, पूरी लड़ाई क्यों नहीं बताई। ज़ूबिया मीर जो हैं वो, और ज़ूबिया मीर ने पूरी वीडियो भी अपलोड नहीं की, मैं अभी पूरी वीडियो अपलोड करूंगी। ज़ूबिया मीर, मेरा रूम नीचे है और ये ऊपर से ही कैमरा खोल के आई है, कैमरा स्टार्ट करके ऊपर से ये नीचे आई है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा था। मेरे हस्बैंड ने अपने होशो हवास खो के अपनी माँ पे हाथ उठाया है मजबूरन होके, क्योंकि मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मैं अभी अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स अपलोड करूंगी। मेरी 1.5 साल की बच्ची है, इन्होंने मुझे मारा है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक किया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे और अपने होने वाले बच्चे को, और जो हमारी 1.5 साल की बच्ची है उसको बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। इन्होंने पहले मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे अटैक किया है, फिर मेरी बच्ची को मारा है और फिर मेरे हस्बैंड को मारा है। वो अस्थमा की पेशेंट, जो खातून हैं जिन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने होशो हवास खोकर मारा है, पहले तो ये बात है कि होशो हवास क्यों खोए हैं, किस तरह से खोए। ये कोई साइकेडेलिक इंसान लग रहा है मुझे, तो सैडिस्टिक इंसान लग रहा है जो कि इस तरह से कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी है कि इन्होंने कहा था कि हम लोग सब कुछ अपलोड करेंगे, पिक्चर्स शायद मेरी नजर से तो नहीं गुजरी, किसी को मैंने नजर आ रही है सोशल मीडिया पर नहीं देखी। अपैरेंटली ये अकाउंट बनाया जिससे इन्होंने ये वीडियो बिस्मा ने शेयर की है, इस खातून ने जो उस दरिंदे की बीवी है, उस पर इन वीडियोस के अलावा और कुछ नहीं है। तो मेरी नजर से तो नहीं गुजरे, लेकिन अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाहती हैं, कुछ प्रूफ है आपके पास, तो ये प्लेटफॉर्म 24/9 का खुला है। हम चाहते हैं कि आप आए हमारे शो पर, और अगर बात करना चाहती हैं तो जरूर करें। लेकिन इस वीडियो के बाद बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं। सवालात ये खड़े हो रहे हैं कि आप जस्टिफाई कर रही हैं कि मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, अल्ट्रासाउंड है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी कार्ड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था तो आपका मेडिकल किधर है, या आपने मेडिकल क्यों नहीं कराया? ज़ूबिया की वीडियो के सामने आने के बाद आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों दिया? अगर आप पर इतना ही तशद्दुद हुआ था और आप इतना ही प्लानिंग थी, तो इससे पहले क्यों नहीं आप मंजर आम पर आए? एंड ऑल्सो अबूज़र, एक और चीज, मैं आपको 11 जुलाई
2020 आज से ठीक 13 दिन पहले की वीडियो दिखाना चाहती हूँ, जिसमें इसी दरिंदे की सालगिरह इसी के घर में मनाई जा रही है। वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है और वो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे कि ये जो कह रही हैं खातून के 1.5-2 हफ्ते से प्लानिंग चल रही थी, तो मतलब सालगिरह मनाई जा रही है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट घर का होना, झूठ नहीं बोल सकते। वो वीडियोस, वो डेटेड वीडियोस जो आपको पता है ना, स्नैपचैट पे या कहीं पर भी आप बनाए तो डेट आ जाती है कि वो कब बनी। दिस इज द वीडियो। ये उस शख्स की 1.5 साल बेटी है जो इसकी गोद में है और इसकी सालगिरह मनाई गई थी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसमें सिमल एक चीज़ ऐड करने वाली है कि यहाँ पे आपने जिक्र किया था कि उन्होंने बताया ज़ोबिया ने कि ये शख्स पहले भी ऐसा इकदाम करता रहा है, 2 से 3 बार ऐसे पहले भी हुआ है और घर वालों को बताया गया, भाई को बताया गया, तो कोई शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये हो नहीं सकता, तो इल्ज़ाम लगाए जाते थे। मतलब मेरे ख्याल में माँ है, माँ शायद माफ़ कर देती होगी क्योंकि माँ का रोल, माँ का जो जज्बा होता है वो इसी तरह होता है, लेकिन ऑब्वियसली अब ये चीज़ सामने आ गई है तो अब माफ़ी की गुंजाइश रहती नहीं है। माफ़ी की गुंजाइश रहती नहीं है। एक और चीज़ मैं बयान करना चाहूँगी जो बहुत कम लोग जानते हैं कि हमदर्दियाँ समेटने के लिए बिस्मा ने ये जो वीडियो बनाई, पहले तो ट्विटर, सोशल मीडिया बहुत ही खरा प्लेटफॉर्म होता है, लोग छोड़ते नहीं हैं और मैंने उनके सारे कमेंट्स पढ़े हैं नीचे। पीपल आर नॉट सपोर्टिंग यू, पीपल आर नॉट बाइंग योर एक्सक्यूजेस कि ये जस्टिफिकेशन है ये सारा इंसिडेंट होने की। बिल्कुल। इसके साथ साथ जरा इनके रिश्ते की भी बात कर लेते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो फिर सारे पॉइंट सामने आने चाहिए। ये औरत इससे कबल इस लड़के से जिसका नाम जो है वो अरसलान कुरैशी है, तलाक ले चुकी थी। एक मर्तबा इनकी आपस में तलाक हो गई थी। इस औरत बिस्मा का यूएस का स्टूडेंट वीज़ा लगा था और ये अमेरिका चली गई अपनी, क्योंकि उसका शौहर इसको इजाज़त नहीं दे रहा था। ये सब कुछ मुझे ज़ूबिया ने बताया है, हमारे पास बाकायदा ऑडियो भी मौजूद है इसकी, आपको सुनाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं कि जब वो तलाक लेकर चली गई अमेरिका, शी केम बैक, शी ट्राइड टू रिकनेक्शन हो गया। तजदीदे निकाह एक टर्म यूज़ की ज़ूबिया ने, जो इन्होंने किया, और उसके बाद दोबारा से ये एक साथ रहने लगे। वो ऑडियो आपको सुनवाते हैं। उसके बाद ना ये डिवोर्स लेके, मेरा भाई इसको अमेरिका नहीं जाने दे रहा था, तो ये डिवोर्स लेके अमेरिका चली गई थी क्योंकि इसका स्टूडेंट वीज़ा वहाँ का लगा हुआ था। उसके बाद ये अमेरिका चली गई डिवोर्स लेके। डिवोर्स लेने के बाद ये 2 महीने अमेरिका में रही है। अमेरिका से आने के बाद इसने दोबारा हमें नहीं कांटेक्ट किया, हमारे भाई को कांटेक्ट किया और उससे दोबारा कहा कि मैं तुम्हारे पास वापस आ। फिर ये हमारे घर भाग के आ गई, इसके माँ बाप राज़ी नहीं थे, ये हमारे घर अकेली आ गई। और फिर मेरा भाई इसको लाहौर लेके गया, वहाँ पे नई मियाँ मस्जिद में इनका तजदीदे निकाह हुआ और ये हमारे घर में रहने लग गई। फिर थोड़े दिनों बाद इसकी माँ, इसकी बहन सब आने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो सब इसके साथ मिले हुए थे, जस्ट ड्रामा था। उसके बाद इसने हमारे घर में लड़ाई डलवानी शुरू कर दी। फिर पिछले साल अप्रैल में मेरा भाई घर छोड़ के चला गया था, इसको रेंट पे ले गया था। लेकिन उसके बाद फिर वो रोने लग गया कि मुझे अम्मी याद आती हैं। अम्मी भी आपको पता है माँ है, औलाद नहीं छोड़ सकती। मेरी अम्मी भी रोती थी बहुत ज़्यादा, उसके कमरे में जा जा के चीज़ें देख के रोती थी, उनको याद आती थी। तो उन्होंने कोशिश की कि ये वापस आ जाए। फिर अभी दिसंबर में मेरा इंग्लैंड से भाई आया था, वो इसको वापस ले आया। तो जो ऑडियो आपने सुनी है उसमें तो साफ जाहिर है कि किस तरह से इनका रिश्ता रहा है अब तक, और माँ थी, आखिर माँ ने वापस ले आई इसको, और जिस तरह से मामला हुआ है इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। इस पर हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इंसाफ मिले और सिविल सोसाइटी भी इसमें तमाम जो है इंसमात दे, हमारा साथ दे। इस पर बात करेंगे, समाजी रहनुमा हैं ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या होना चाहिए ऐसे शख्स के साथ और क्या जो है किया जाएगा आपके प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा अब्दुल्ला जी। वालेकुम सलाम। ताहिरा अब्दुल्ला जी, जिस तरह से ये रात से मामला चल रहा है कि एक शख्स, जिसे मैं एक जानदार शख्स कहूँगा, वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, उसने अपनी माँ पर, सगी माँ पर तशद्दुद किया। वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो चुकी है। माँ थी, शायद पहले भी ऐसा होता रहा तो माफ़ करती रही, अब तो सामने आ चुका है, पूरी दुनिया देख रही है। क्या होना चाहिए इस शख्स के साथ? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम मौजू आज सुबह उठाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माँ सगी हो या सौतेली, माँ का दर्जा तो माँ का दर्जा ही वो, और उसको वो दर्जा देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, इस शख्स को तो फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कानून की करूँगी, हमारा जी करता है, हमारे क्या है और हम चाहते क्या है, और वही तौर पे ये किया जाए वो किया जाए, बिल्कुल भी नहीं।
कानूनी तौर पर इसके साथ। ताहिरा जी जरा ये भी एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में मैं ये भी बताती चलूं कि जो मुद्दई हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने इसे पकड़ा और फिर छोड़ दिया, जो अमूमन हमारी सोसाइटी में होता है। कानूनी सजा इसको इसलिए भी मिलना बहुत जरूरी है कि इबरत का निशान बनाया जाए ऐसे शख्स को जो अपनी सगी माँ को गंदी गालियां दे रहा है, मार रहा है, तशद्दुद का निशाना बना रहा है। और फिर उसकी बीवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की, मैं आपको बताती चलूं, जिसमें वो ये कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने होशो हवास खोकर मजबूरन हाथ उठाया क्योंकि उसकी माँ मुझे मार रही थी। क्या ये जस्टिफाइबल है? ये बिल्कुल गलत है। पहली बात, छोड़ा वजूहत हो सकती है। वजह तो ये होती है कि कोई सबूत नहीं मिला। यहाँ तो कायदा वीडियो मौजूद है, मेडिकल मौजूद है, दोनों माँ बेटी का, माँ और बहन का मेडिकल भी मौजूद है। मैं बात खत्म कर लूँ जी जी, मुझे आप आधा खत्म कर लूँ जी। हमने आती है कि घर वाले या जिसके ऊपर तशद्दुद है वो माफ कर दे। अब माँ तो माँ होती है, मैं तो माँ को मशवरा दूंगी, माँ की यहाँ पर नहीं है, उनकी पासदारी होनी चाहिए। ताहिरा अब्दुल्ला जी, आपकी ऑडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है, हमें बात आपकी सही तरह फॉलो नहीं हम कर पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। दोबारा से आपसे रब्ता करते हैं और इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने, उनसे हम बात करते हैं इस तरह की जो दर्दनाक वाक़या पेश आया है, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर अशरफी साहब, आपने देखा ये जो मामला अब इस वक्त सामने आ रहा है, ताहिर अशरफी साहब भी इस वक्त हमारे से राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन ये दोनों पहलू, समाजी पहलू और मजहबी पहलू शामिल करना बहुत ज़रूरी है। बहैसियत मुसलमान कुरान करीम में ये कहा गया है कि अपने वालिदैन को उफ तक ना कहो, और ये शख्स अपनी ही जन्नत यही इस बात दुनिया में बर्बाद कर रहा है। मतलब एक प्रॉपर्टी के टुकड़े की खातिर जिसमें शायद 2 मरले 3 मरले चले 5 मरले ही सही है, करोड़ों ही होते, इसने जहन्नुम में अपना घर बना लिया। ये तो गारंटीड जहन्नुम में घर है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसे शख्स जो कि सैडिस्टिक साइको होते हैं उनका तो दुनिया में तो इलाज होना चाहिए, आखिरत में भी इंशाल्लाह इनको इंसाफ जो है इस तरह की माओं को मिलेगा, इस तरह के वालिदैन को मिलेगा जिनके साथ ऐसा जुल्म उनके बच्चे करते हैं। और वही बात कि किस तरह से एक माँ मतलब क्या सोचती होगी कि जब उसका बेटा जिसको उसने पाला, कैसे परवरिश की, किस मुश्किलात से क्या क्या कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद वो शख्स बड़ा होकर उसी पर हाथ उठाता है, तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला भी देख रहा है जुल्म होता हुआ, और इसका इंसाफ जो है ज़रूर हमें चाहिए होगा। बिल्कुल। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ वापस आ चुकी हैं लाइन पर। जी ताहिरा जी, मैं चाहूँगी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, इससे कबल आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। बहुत मेहरबानी। मैं ये कह रही थी कि कानून की पासदारी जरूरी है, और चाहे माँ का दिल कितना भी नर्म हो, वो माफ ना करे, सिर्फ अपने लिए नहीं, ये उनकी जात के लिए नहीं है, ये पूरे मुआशरे के लिए एक बेहतर इक़दाम होगा अगर वो कानून का रास्ता उसको करने दें और कानूनी कार्रवाई चलती जाए। दूसरी बात जो मैं करना चाह रही हूँ, जो इससे भी ज्यादा अहम है, क्योंकि ये मारे या ना करे, पुलिस छोड़ दे या ना छोड़ दे, ये तो एक बंदे की कहानी होगी। जो बहुत ज्यादा अहम बात है वो हमारे तदरीसी निसाब और इसी कुतुब, जिसको अंग्रेजी में करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स कहते हैं, तालीमी हमारे स्कूलों के अंदर, वो बहुत खराब है जी। इस बात पे मैं तहकीक भी कर रही हूँ, किताबें भी लिख चुकी हूँ, आर्टिकल्स भी लिख चुकी हूँ, रिपोर्टें लिख चुकी हैं, छप चुकी हैं कि कितनी ज्यादा जरूरत है हमारे तालीमी निसाब और तालीमी तदरीसी कुतुब को तब्दील करने की। इसके लिए तालीमी पॉलिसी चेंज करनी होगी, और वो नहीं जो कि इस वक्त शफकत महमूद साहब जिस तरह की का निसाब बना रहे हैं और जो पॉलिसी बना रहे हैं, उसका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रही। जो मैंने जो तहकीक के मुताबिक पूरे पाकिस्तान से जो हमें पता चला है कि बच्चों और बच्चियों को क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह की जहनियत, किस तरह की सोच और किस तरह के रवैये और फिक्र और सोच उनको दी जा रही है, वो बिल्कुल गलत है। हमें बहुत बेहतर अपना एक तालीमी पॉलिसी करनी पड़ेगी। जबरदस्त बात की आपने, बिल्कुल सही कहा। बेसिकली तरबियत की बात है कि तरबियत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया
ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, आपने हमें वक्त दिया और बात बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि तरबियत के निज़ाम में ऐसी बात हो कि आपके ये जो होते हैं ना जीन्स में शामिल हो जाए कि ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह से आपकी टीचिंग होनी चाहिए कि ये आप सोच भी ना सकें कि ये आप कर सकते हैं। लेकिन खैर पता नहीं ये कब होता है, हुक्मरान कब देखेंगे इस मामले को भी कि हम करिकुलम कब हमने ठीक करने। बिल्कुल, थाना सादिकाबाद का ये इलाका जहाँ पर ये रिपोर्ट भी कराई गई, अब जब सोशल मीडिया पर ये मामला टेकअप हुआ तो कल मैंने जब ट्वीट भी किया, रावलपिंडी पुलिस को टैग किया, उन्होंने मुझे एक्चुअली रिप्लाई भी किया एंड दे सेड वी आर ऑन इट। लेकिन इससे पहले क्या था, छोड़ दीजिए उस मामले को। बहरहाल सीसीपीओ साहब की नज़र में भी है ये मामला, कुछ टिकर्स और कुछ खबरें जो है वो इस हवाले से भी आ रही हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि हम रब्ता करें और हमारे साथ लाइन अप थे SHO सादिकाबाद थाना, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इंसाफ होगा, वो इस पर काम कर रहे होंगे और फिर जो वो काम करेंगे उसका भी हम आपको बताएंगे कि क्या अब तक फॉलोअप हो चुका है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मामला कुछ देखते हैं इसके और क्या होता रहा गुज़िश्ता 2 दिनों में। आपके सामने है कि नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी उस पर कल खूब बात हुई और ऑब्वियसली होनी भी थी, क्योंकि नैब के जो रोल पर, नैब के जो उसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है, उसके साथ साथ जिस तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन होती है उस पर खूब सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल खूब सवाल उठ रहे हैं और कल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने शदीद तनकीद भी की इस पूरी चीज़ के ऊपर। और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद उनके उस मौक़िफ़ को जो जिसके ऊपर बात की जा रही है वो उस पर ऑब्वियसली बात करेंगे। और शाहिद खान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म है वो बोले कि लोग बड़े मसाइल के हल नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की हकीकत को आवाम के सामने ला खड़ा किया है। चेयरमैन नैब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। साथ ही साथ अब ऑपोजिशन ये स्टांस अपना रही है अबूजर कि नैब के इदारे को खत्म कर दिया जाए, रिफॉर्म्स नहीं की जाए, वो कह रहे हैं खत्म कर दिया जाए। साद रफीक साहब के केस में आया, ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का, इसका खोखलापन पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया। नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लें कि इस इदारे को ख़त्म करें। और आला तरीन अदलिया ने अपोजिशन के मौक़िफ़ की सिर्फ हिमायत नहीं की, उन्होंने उससे आगे बढ़कर नैब की हकीकत को पाकिस्तान के अवाम के सामने नंगा कर दिया है। ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक को 16 महीने बेजा जेल में रखा गया। और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस फैसले के बाद इनके 16 महीने इन्हें कौन लुटाएगा? इन 16 महीनों में जो किरदार कुशी की गई उसका नुकसान कौन पूरा करेगा? मैं अदलिया को सलाम पेश करता हूँ और साथ ही साथ ब्रादरम साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक दोनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ जहाद में जो सौबतें बर्दाश्त की हैं, कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन पाया इस्तक़लाल में कोई लग़ज़श नहीं आई। वो आज भी एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ा है, अपने कायद के साथ खड़ा है। ये मंजर और ये दिन जो कल हमें देखने को मिला, इसका मुझे तकरीबन 3.5 साल से इंतज़ार था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला, ये तारीख साज फैसला, इसका एक हिस्सा उसका ताल्लुक तो मेरे और सलमान रफ़ीक साहब के मुकदमे से है, जिसके बारे में यही जुमला बहुत काफ़ी है कि ये इंसानियत की तजलील है। हमें चोर और डाकू साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो कहा वो भी आपने देखा, एहसन इकबाल साहब ने कहा वो भी आपने देखा कि ऑब्वियसली ख्वाजा साद रफीक तो जो अफेक्टेड थे, इसलिए उन्होंने तो जो बात की, नून लीग भी बात कर रही है, तमाम पार्टीज बात कर रही हैं, बल्कि PTI भी एक वक्त में ये बात करती रही है कि रिफॉर्म्स चाहिए, नैब को ठीक करना चाहिए। अब ये मामला है क्या, किस तरह से ठीक किया जा सकता है, क्या क्या आईनी रास्ते हैं, इस पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब टाइम देने के लिए। इफ्तिखार साहब सबसे पहले तो ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में कहिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तफसीली फैसला आया जिसमें नैब के हवाले से अब जो ऑपोजिशन का स्टांस था वो अपना स्टांस और जो है वो रेफरेंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजबूत बना रहे हैं अपने स्टैंड को, और उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, साथ ही साथ नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर? सबसे पहले तो ये बताइएगा। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो उन्होंने अपनी जजमेंट में जिसका इज़हार किया है उस पर अमल होना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और उसके पास एक केस गया है और उस केस में जो लकूना से जो खामियां थी, जो ज़्यादतियाँ थी उन लोगों के साथ जिस केस में मुलव्वस किए गए थे उनका इज़ाला होना चाहिए। ख़ास तौर पे एक चीज़ जो उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट है वो है इंसान की इज्जत का। जब आप इंसान की तजलील कर देते हैं उसका तो कोई मुदावा नहीं है ना। अगर आप वो डैमेजेस भी क्लेम करें तो क्या पैसों के जरिए या
उसकी वो इज्जत बहाल हो सकती है जिसमें हमने उसको चोर का, फ्रॉडिया का, ब्लैकमेलर का, हमने कहा कि इसने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, इसने अपनी सियासी पोजीशन को इस्तेमाल किया है, ये करप्ट लोग हैं, ये करप्ट पार्टी से तल्लुक रखते हैं, इनका लीडर भी करप्ट है। तो ये सारी जो चीजें कही गई, इनका क्या है, कोई है इनको वापस ले सकेगा कोई? साहब, आपने जैसे कहा है कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या होना चाहिए। अब ये बात जिस तरह से आप हमारे सामने है कि एहतसाब ब्यूरो जो नैब है ये बना था मुशर्रफ साहब के दौर में, उससे पहले भी इस तरह के इदारे बनते रहे, यूज़ भी होते रहे और इस दौरान भी होते रहे, अभी तक हो रहे हैं। आप ये बताएं कि तरीकाकार क्या है? जब नून लीग गवर्नमेंट में थी तो पीपल्स पार्टी कहती थी रिफॉर्म्स लेके आए, वो भी नहीं लेके आए, और अब कहते हैं कि हमारे से गलती होगी कि हमने इसमें चेंजेस नहीं लाई अपनी गवर्नमेंट में। अब क्या क्या आईनी रास्ते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या होना चाहिए फौरी, या इसमें कोई वक्त लग सकता है? किस तरह से मैनेज होगा ये अगर करना चाहे कोई? तो पहली बात तो ये दोस्त कि हम माजी में रहना छोड़ दें और हाल की बात करें, 2020 में बात करें जी। माजी में जो गलतियां हमसे हुई हैं ना, उसी से सीखना चाहिए ना। उनको सिर्फ ये कह देने से गलतियां हुई हैं, ऐसे मामला नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने आपको ये बात बावाज़े बुलंद कह दी है कि अब वक्त बदल गया है और उसने तो ये कहा इसको खत्म कर दो इदारे को। और आज कल सुप्रीम कोर्ट की कुछ और ऑब्जर्वेशन भी है कुछ और इदारों के बारे में। एनडीएमए के बारे में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने अपना जो पीआईए में जो वाकया हुआ है उसके बारे में ऑब्जर्वेशन दी है। तो हमें सीखना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा इफ्तिखार साहब, मुझे ऐसा क्यों लगा जी, अच्छा जी कंटिन्यू कीजिए। सवाल आपके सवाल के तरीका क्या है? तरीका तो आईनी है, जाके अपना पार्लियामेंट ने कानून बनाना है और पार्लियामेंट में कानून बन सकता है। और मेरा ख्याल है कि तीनों पार्टियां इस पर इत्तेफाक भी करती हैं बशमूल पीटीआई जी। और एक कमेटी भी फॉर्म की गई थी जिसकी फिर मीटिंग्स नहीं हुई, कुछ मीटिंग 6-7 मीटिंग हुई, बाद में वो मीटिंग्स नहीं हुई। उनको समझना चाहिए। ये देखें, ये जो कुछ भी आज ए के साथ हो रहा है कल बी के साथ भी होगा, और फिर अदालत ऐसा बयान देगी, अदालत ऐसी स्टेटमेंट देगी, तो तब तक तो बी की जलालत हो चुकी होगी, उसकी तो तस्दीर हो चुकी होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा इफ्तिखार साहब, अभी जैसे आपने ये कहा कि माजी में नहीं रहना, हमें 2020 में रहना है, मुझे ऐसा भी लगा कि कहीं शायद आप ये गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के रहनुमाओं को भी सुना रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ का मलबा एक तो पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। एनीवेज, आपने ये कहा कि आइन और कानून के मुताबिक ये रिफॉर्म्स और तब्दीलियाँ आ सकती हैं, लेकिन क्या एक्चुअली ऑपोजिशन चाहेगी और इसके ऊपर काम करेगी कि ये तब्दीलियाँ या रिफॉर्म्स एक्चुअली सामने आए? देखो पहली सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ इस कानून में तब्दीलियों की जरूरत है, और मेरा ख्याल है कि इस पर कोई ना कोई अमल किया जाएगा। आपके प्रोग्राम के आगाज में जो 3-4 रहनुमा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, अगर वो संजीदा है तो उनको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बिल लेके आम दावत देनी चाहिए पीटीआई को, ताकि लोगों को पता लगे कि ये कितने संजीदा हैं। एक और दूसरे का मौका आ गया कि ये प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर अपना बिल पेश कर दे। उसके दो फायदे होंगे। एक तो हमें इनका ज़हन पता लग जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कि ये मौजूदा जो है कानून जो है उसमें क्या तब्दीलियां करके इसको बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, एक चीज रिकॉर्ड पे आ जाएगी, आप और मैं उस पर तबसरा कर सकेंगे, अपना इनपुट दे सकेंगे। और तीसरी बात है कि पीटीआई को अपना एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। यहाँ तो पीटीआई उन तजावीज को मुकम्मल तौर पर रद्द कर देगी या फिर उन तजावीज में से कुछ को मान लेगी, तो बात आगे जाएगी। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या टेलीविजन के प्रोग्रामों में शिरकत करने से कुछ नहीं बनेगा। जी बिल्कुल सही कहा, जबरदस्त बात, बहुत ज़बरदस्त बात इफ्तिखार साहब आपने की कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए हमें आगे बात करनी होगी, लोगों बात करनी है, उसके लिए सब सीरियस होकर अगर बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान भी आगे बढ़ सकता है। इस तरह से दोबारा से मिसाल भी बेहतर हो सकती है, तभी मामला आगे जाएगा। ये सियासी बयानों से मामला हल होने वाले नहीं हैं, अब ये ऑपोजिशन को भी रियलाइज़ करना होगा। एनीवेज, हमें एक ब्रेक की तरफ जाने, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। और जैसे कि सिमर हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारे हम अपने नाज़रीन को दिखाएं, तो आज यह है पाकिस्तान के सेगमेंट में हम आपको ज़ुबैर अवान की रिपोर्ट में दिखाएंगे वादी तिमरी।
हजारा डिवीजन कुदरती हुस्न से मालामाल है। हजारा डिवीजन में अब भी ऐसी वादियां मौजूद हैं जो सयाहों की नजरों से ओझल हैं। इन्हीं वादियों में से एक वादी तंबरी भी है जो मानसेहरा शंक्यारी से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर है। इस वादी का कुदरती हुस्न देखने से ताल्लुक रखता है। बुलंद पहाड़, कदावर, खूबसूरत दरख्त, बहती नदियों का ठंडा पानी इस वादी का हुस्न है। वादी के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है जो इसके हुस्न को चार चांद लगा देती है। वादी का मौसम गर्मियों में भी ठंडा ही रहता है। वादी तंबरी ताहाल सयाहों की तवज्जो का मरकज नहीं बन पाई। हुकूमत इस वादी पर तवज्जो दे और सहूलियात फराहम करे तो इस वादी को सयाहों के लिए खोला जा सकता है। इस वादी में सैरो तफरीह के लिए आने वाले सयाहों को भी बेहतरीन तफरीह मयसर आ सकती है। कुदरती नज़ारे आपने देखे। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब सर कुछ ऐसी क्यूट चीज़ें होती हैं ऑन सोशल मीडिया, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें भी होती हैं जिनको देखकर आपके मुंह पे खुद ब खुद स्माइल भी आ जाती है। दुखी स्टोरीज तो होती हैं और हर कोई स्टैंड भी लेता है, लेकिन वहीं पर जब ये हैप्पी मोमेंट्स आपको कहीं नज़र आते हैं तो आप बड़ी दुआएं भी देते हैं और ऐसा ही हुआ है सारा और फलक के साथ। बिल्कुल, सारा और फलक की शादी के बारे में हमने पहले भी बात की थी और सभी उनको दुआएं दे रहे हैं, सभी खुश हैं। और गुज़िश्ता रात ही एक और वीडियो भी उनकी शादी की आई है, उन्होंने खुद की अपनी शादी की हाइलाइट्स जो है वो शेयर की। आपको वो क्यूट वीडियो दिखाते हैं। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे। ये खुशी के लम्हात होते हैं अबूज़र किसी की भी शादी से में, और इतना प्यार मिल रहा है उनको सोशल मीडिया पर, जिस पर उन्होंने थैंक यू भी बोला। और इवन इस वीडियो के नीचे फलक ने कमेंट भी किया कि सारा वी शुड गो लाइव समटाइम ताकि हम सबको जवाब दे सकें। इन दिनों में सब इनकी बात करें क्योंकि एक तो कोरोना के दिन थे और शादियां वैसे भी काफी अरसा हो गया नहीं हुई थी। इन दोनों तो जैसी हुई है तो बड़ा अच्छा लगा। प्यार जो है वो बहुत इनकी शादी के दौरान मिलता रहा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। से अपने फैंस को भी खुश रखिए। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो कि हमें डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि कोरोना के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत से मामलात मईशत के हवाले से ख़राब हुए, लोगों ने बहुत से इशूज़ रेज़ किए। उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये था कि स्कूल फ़ीस के हवाले से वालिदैन बहुत परेशान थे क्योंकि बिजनेस इतना जॉब चली गई थी, लोग बहुत परेशान थे। गवर्नमेंट ने सपोर्ट करने की कोशिश की, स्कूल्स को कहा कि 20% फ़ीस ना दें, लेकिन एक तरफ तो वो बड़ी मुश्किल से अगर पॉसिबल हुआ भी तो दूसरी तरफ ये हुआ कि स्कूल्स वालों ने बच्चों को निकालना शुरू कर दिया या फिर रायत देना छोड़ दी या फिर इवन के टीचर्स पर भी जो है वो सख्ती करना शुरू कर। बिल्कुल, इवन मुझे याद है स्टार्ट में जब पंजाब गवर्नमेंट ने 20% फीस कम करने का कहा था तो ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन और इससे रिलेटेड प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम लोग उसको माने थे, इस पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे हम नहीं मानेंगे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं पर जब ऐसी मिसाल सामने आ जाए कि आपका दिल भी खुश हो जाए और आप ये कहें कि इंसानियत भी जिंदा है और ऐसे लोग भी जिंदा हैं जो इंसानों के लिए जज्बा रखते हैं। लाहौर का एक ऐसा स्कूल जिसके प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के बच्चों को फीस माफ़ कर दी। माफ़ कर दी से मुराद उनसे फीस नहीं ली कि कोरोना सिनेरियो है, घर वालों के हालात क्या हैं क्या नहीं कुछ नहीं पता। मोहम्मदिया गर्ल्स हाई स्कूल है ये जी, जिसमें फ़ीस वसूल नहीं की गई बच्चों। बिल्कुल, और ये फ़ीस जो है अप्रैल से लेकर सितंबर तक की 40 लाख रुपए बनती है, जो कि इस स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक भी हैं फ़ारूक शाह साहब, उन्होंने माफ़ की है। और ये 1952 से स्कूल चला रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। एक जनरेशन है जिसको इन्होंने पढ़ाया है और इसके बाद ऐसे ही लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही लोग जब तक इस पाकिस्तान में हैं, इस दुनिया में हैं, तो एक सिस्टम चलता है, इंसानियत जिंदा है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी। तो आज अब आपसे हम उनसे बात में कराएंगे, मिलवाएंगे, क्योंकि ये हीरो हैं, रियल लाइफ हीरोज़, जिनसे हम चाहते हैं कि आपकी मुलाकात हो और उनसे हम जानें कि कैसे ऐसे आपको ख्याल आया। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। एज अ टीचर तो आप हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन ये जो आपने किया, ये इससे आपका जो एक इमेज क्या है, एक जो मैसेज क्या है, वो बहुत ऊपर लेवल का है। उसकी रीज़न ये कि पेंडेमिक किसी को पता नहीं था कि क्या कौन कैसे करेगा। मैं तो इतना खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ पे, मुझे, और जहाँ तक आपने इतनी तारीफ़ की है, इतना कुछ कहा है और मेरे बारे में ऐसे अल्फाजात कहे गए हैं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया। ये हमारा एक फ़र्ज़ है, बीइंग अ मुसलमान, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा मज़हब हमें चीज़ की पूरी तौर पे हमें हुक्म देता है। उसमें हुकूकुल इबाद है, उसमें गरीबों के हकूक़ हैं,
तो इसमें कौन सी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन फरीद साहब रॉकेट साइंस वाकई नहीं है। ये आपने जो बात की है आइडियलिस्टिक बात है, हमारा मजहब, हमारी सोसाइटी, इंसानियत, लेकिन हमने देखा है, आपकी तो मिसाल सब देख रहे हैं और बड़ा अब इस पर जिक्र भी हो रहा है कि ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो कि फीस माफ़ कर रहे हैं बल्कि ले नहीं रहे हैं, उल्टी जो तंगी की हुई वालिदैन के लिए। हमें एक तो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। साथ में आप बताएं कि ओवरऑल जब कोरोना आया था, ऑब्वियसली आपने हर तरफ ये बात सुनी होगी, देखी होगी, स्कूल की फीस के बड़े मसले चल रहे हैं, काफ़ी इशूज़ हैं, क्योंकि मार्च ऑनवर्ड्स लॉकडाउन लग गया था। तब से तो लॉकडाउन है, तो कैसे आपने फिर मैनेज किया, किस तरह सोचा, क्या तरीकाकार था? आपने आहिस्ता आहिस्ता इसका ख्याल आया होगा ना कि मैं फीस माफ़ ही कर दूँ? जब ये मार्च में शुरू हुआ उस वक्त नहीं पता था कब तक ये मामला चलेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। हमने भी पेरेंट्स को कहा कि अपनी फ़ीस वगैरह अदा करें, लेकिन जब अप्रैल शुरू हुआ, फिर मई शुरू हुआ और ये मामला चलता गया, उसके बाद फिर ये बातें चली कि 20% गवर्नमेंट ऑफ करेगी, फिर ये बात चली कि वाउचर्स भेजे जा रहे हैं स्कूल मालिकान की तरफ से पेरेंट्स को। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उसकी वजह ये कि मार्च अप्रैल में ये जो है ना आपका छुट्टियाँ जो होती हैं, जून जुलाई अगस्त, इसमें तो वैसे भी फीस जो होती है वो मालिकान को ही जदी आती है। बिल्कुल, क्योंकि एक्सपेंसेस तो उसमें होते नहीं, आपके स्कूल्स बंद हैं, आपका कोई बिल नहीं आ रहा, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें अगर आप अपनी ज़ात को माइनस कर लें और इतने लोगों को अगर आप ये रिलीफ दे दें, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। असल में बात ये होती है कि आप एक पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है आजकल के दौर में। मैं समझता हूँ कई लोगों के कि वो मुसलमान है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। फिर जब मुसलमान हैं तो ये तो हमारा एक दीन का हिस्सा है, बिल्कुल सही। इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं करना, काम आना। फरक मुझे ये कहिएगा कि ये आपने 500 के करीब आपके स्टूडेंट्स हैं, या आपने उन 500 घरों को हेल्प नहीं किया, आपने एक मिसाल कायम की सबके लिए कि अगर आप कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। और ये वो तालीम और तरबियत है जो कहीं हम स्कूल्स में मिस कर रहे थे, लेकिन वी ग्लैड के इस जैसे इदारे और आप जैसे लोग भी मौजूद हैं। अब ये कहिएगा कि इसको अगर सोशल एस्पेक्ट के साथ देखा जाए, दीनी लिहाज से भी देखा जाए, जाहिर है मईशत पाकिस्तान की ओवरऑल ही ख़राब हुई है। अब अगर आपने अप्रैल से अब तक फ़ीस नहीं दी तो फिर अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? जो लोग ये कहते हैं कि जी हम लुट जाएंगे, मर जाएंगे, गुजारा नहीं होगा, टीचर्स को फीस देनी है, हमारा स्टाफ है उसको देखना है, मुख्तलिफ अखराजात हैं, आपने कैसे ये किया? ये कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। उसमें मसला ये हुआ कि जब आप इन चीज़ों को आप तिजारत बना लेंगे ना तालीम को, ये तालीम तिजारत नहीं है। ख़ास तौर पे पसमानदा इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप वहाँ पे ऐसे काम करेंगे और आप छोटे छोटे 2-2 मरले के घरों में 100-100, 150-150 बच्चे को बंद कर लेंगे और वहीं पे उनकी टॉयलेट्स होंगी, वहीं पे बेचारे वो पढ़ रहे होंगे, तो ये ज़्यादती। और फिर उन लोगों के लिए ही ये प्रॉब्लम हुई है। जब स्कूल बंद हुए वो किराए पे थे, बिल्कुल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने। आखिर जो मालिक मकान है उसने भी कोई जुल्म तो नहीं किया आपने वो घर बना के या स्कूल बना के। उनका तकाजा हुआ जब इन लोगों को कभी हमारे किराया अदा करें, तो किराया अदा करने की पोजीशन में थे ही नहीं है, क्योंकि ये घर के अफराद एक स्कूल बना के बैठते हैं ना। कोई घर के अफराद में से कोई टीचर बन जाते हैं, कोई कैंटीन लगा लेते हैं। उस लेवल पे आप बात करें जो बिल्कुल बेसिक लेवल है। हाई लेवल चेंज की भी बात करें तो एतराज उस तरफ से भी आया कि क्यों हम 20% बल्कि उनकी तरफ से ज्यादा मसला है। वो लोग तो तैयार ही नहीं थे, वो तो लड़ रहे हैं कि जी हमने बिल्कुल नहीं किसी को अब रियायत देनी, और जो इम्पोज की गई है वो भी बड़ी मुश्किल से की है। मैं विद ट्रू वाउचर्स दे सकती हूँ डिफरेंट ऐसे स्कूल्स का जो इवन समर वेकेशंस में भी वाउचर्स भेज रहे हैं कि जी अपनी फीस जो है वो चाहे 20% कम करके मजबूरन वो दे रहे हैं, अपनी फीस वो पूरी ले रहे हैं, टीचर्स की सैलरीज उस तरह से नहीं दे रहे, स्टाफ कितना फायर कर दिया स्कूल्स ने, मतलब तालीम का स्टाफ को निकाल दिया। आप मतलब मेरी बहन एक स्कूल में टीचर है एंड शी नोज इनसाइड आउट ऑफ दैट स्कूल, एक बड़ी चेन है वो मुझे बता रही थी कि there is a big number of students जिन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया है स्कूल से बिकॉज पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड देयर फीस। वो घर बैठा के फीस देने की पोजीशन में नहीं है, बड़े बड़े लोग भी, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चों को ड्रॉप आउट आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करता जाऊँ कि जब ये तालीमी इदारे दोबारा खुलेंगे ना तो बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म की ना एक प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या आएगी? रीएडमिशन की। आपके जो किराए की बिल्डिंग है वो तो तकरीबन बंद हो चुके हैं। सही। अब जब दोबारा स्कूल्स खुलेंगे वो तो बिल्डिंग्स है ही नहीं, वहाँ तो बच्चों के पढ़ने के लिए है ही नहीं, वहाँ पर उनका दाखिला कुछ हो ही नहीं सकता, फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अब हमने अपने स्कूल के बच्चों को मजीद रिलीफ देने के लिए हमने ये किया है कि जितने भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जब स्कूल खुलेंगे, स्कूल आएंगे, हम उनको बुक्स भी देंगे और उनको हम बैग्स भी देंगे। ये तकरीबन 5,000 रुपये का ये बनता है बैग और बुक्स, वो हम बच्चों को सारी की सारी फ्री देंगे। वो मैं जहाँ तक तो फीस का ताल्लुक था वो मेरी ज़ात का था, मैंने उस पर कंप्रोमाइज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे मौके दुनिया में बार बार ऐसी चीज़ें नहीं आती, एक आ गई है तो उसके साथ लड़ना है हमें,
तो कोई बात नहीं, उस लोगों को रिलीफ देना है। लेकिन अब आगे जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ उसमें मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ सपोर्ट चाहिए होगी, इतनी हेल्प करनी है। बल्कि आपने तो एक तो फीस नहीं ली, बाद में आपने उनको हेल्प करके उनकी बैग्स और बुक्स भी लेके मैं तो ऐसे लोगों की तलाश में भी हूँ। मैं तो जितना कर सकता हूँ कर सकता हूँ कि जो बच्चों को मैं यहाँ तक चाहता हूँ, मैं अपने इदारे को मिसाल बनाना चाहता हूँ कि बच्चों को मैं दोपहर का खाना भी वहाँ पे दूँ। जबरदस्त जबरदस्त ऐसा चीज़ हो। देखिए बच्चे जो घरों से आते हैं ना वो हमारे पास आते हैं। परीक्षा साहब, आपकी जो सोच है ऑब्वियसली ये एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए, और आपने कहा ना कि जो पूरी दुनिया में ऐसे मामला ऐसे देखे हैं कि कहीं पर ऐसा जिंदगी में कभी कभार ऐसा होता है, 100 सालों में ऐसा पहली दफ़ा होगा कि पूरी दुनिया से बंद होगी। तो आप जैसी मिसालें सामने आती तो फिर लोगों को हौसला मिलता है। तो ये बताएं कि इस सिचुएशन में ऑब्वियसली लोग आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इस तरह की पॉलिसी आपने सुनी है, देखिए? क्योंकि प्राइवेट स्कूल आप चला रहे हैं, कैसे हो रहा है मैनेज, असल में क्या पार्ट होना चाहिए था प्ले, कहाँ पर गलती हुई, किस तरह से मैनेज हुआ सिचुएशन पर, आप अपना एनालिसिस दें। देखिए जहाँ तक ताल्लुक है ना गवर्नमेंट को देखने का, गवर्नमेंट को क्या देखें हम तो गवर्नमेंट्स को देख चुके हैं। कुछ भी नहीं है इस मुल्क के पास सवाए कर्जी चढ़े हुए। ऐसे मौके पे अगर इंडिविजुअल्स जो है, मैं बात फिर आ रहा हूँ यहाँ से निकल के बड़े स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, अल्लाह का उन पे इतना करम है कि वो 10 साल भी फीस ना ले तो उनके खजाने में कभी आने वाली नहीं है। वो तो कहते हैं 2 महीने नहीं हमारे। लेकिन फिर उसको जब आप सजदा में जाते हैं, जब उस हाथ उठाते हैं तो आपके दिल में अंदर ही मैल है, तो कल को आप क्या इस दुनिया से लेके जाएंगे। तो मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, आप यकीन करें, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ आपको, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, मेरा एक जो फर्ज था मैंने अदा किया। बिल्कुल। अच्छा ये कहिएगा कि क्या आपने टीचर्स को, अपने स्टाफ को सैलरी दी है? नहीं, स्टाफ को हम किस तरह सैलरी दे सकते हैं जहाँ मतलब तक आपने ना पैसे लिए ना टीचर्स को दिए, तो ये कुर्बानी आपकी और आपके पूरे स्टाफ की। टीचर्स ने भी जो हमारा स्टाफ है, उनसे आपने बात करके किया था डिसीजन? हमारा जो क्लरिकल स्टाफ है, जो हमारे गार्ड्स होते हैं, जो हमारे जमादार वगैरह होते हैं, वो बेशुमार उनको तो हमने देना ही देना है। इन टीचर्स के लिए मैंने एक आवाज़ बुलंद की थी कि मुहैयर हज़रात आगे हैं, जिस तरह हम लोग आगे आते हैं सैलाब के मौके पे। मुख्तलिफ कितने टीचर्स का स्टाफ था आपका जिसको आपने सैलरी? तकरीबन 24 टीचर्स हैं जी। और किसी को सैलरी नहीं मिली 4 महीने से? और किसी को कोई एतराज़ भी नहीं? उनको है ही कुछ नहीं ना। उनके लिए तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने एक आवाज़ बुलंद की है कि मैंने अपना हिस्सा डाला है, बाकी लोग अपना हिस्सा डालें। इन टीचर्स को ये बहुत पिस्से हुए हैं, इनका भी कुछ ख्याल करें। और टीचर्स इस बात पे बिल्कुल एग्री करती हैं कि सर आपको तो आई कुछ नहीं रहा, तो हमें कहाँ से देंगे। आपने स्कूल की फीस माफ कर दी और टीचर्स ने अपनी सैलरी 3 महीने बस समझ लगे उस कुर्बानी में जो हमने 500 बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं इस सेक्टर को, वो सपोर्ट ज़रूर फराहम करें, ताकि जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं कहीं वो अपना घर का इस्तेहसाल ना कर रहे हों, अपने घर का चूल्हा ना बंद करके ये कुर्बानी दे रहे हों। इसका ख्याल उन तमाम मुखैर हजरात ने करना है जो एक्चुअली इस इशू को देख रहे हैं और टेकअप कर सकते हैं। मैं तो बल्कि ये सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ, मैं इसमें एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, मेरे स्टाफ ने भी किया है। बिल्कुल, बिल्कुल किया है। मैं बिल के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ, और लेकिन मुझे एक भी ऐसी टीचर नहीं है जिसने जरा भी कोई एतराज किया को बात। उन्होंने कहा जी आप ये जो काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक भी चीज समझ नहीं आ रही कि उनका घर का मामला कैसे चले होंगे, क्योंकि वो भी तो परेशान है। उनके जगह फीस नहीं मिली है तो वो घर का डिपेंडेंट भी कुछ लोग होते हैं इस सैलरी पर, वो कैसे मैनेज? असल में ना हमारे जो एरियाज होते हैं वहाँ पे जो बड़ा ही बैकवर्ड से एरियाज हैं, यहाँ पे कोई दुकानदार है, कोई मतलब अच्छा, उसमें से तकरीबन कोई 90% टीचर्स ऐसी होती हैं जो शौकिया पढ़ाने आती हैं। FA कर लिया या BA कर लिया, उसके बाद शादी में 2 साल है, चलो एक्सपीरियंस हासिल करिए। उनका घर का एक सरबराह होता है जो सारा काम चला रहा होता है, भाई होते हैं, वालिद होते हैं, ये बीच में से ना। और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि घर का चूल्हा शायद ना जलता हो, लेकिन आपने अपना बजट अकॉर्डिंग टू योर अर्निंग्स रखा हुआ होता है। तो आई थिंक अगर जो लोग एक्चुअली नीडी हैं, क्योंकि उसमें हम सबको एक कैटेगरी में नहीं खड़ा कर सकते ना, कुछ नीडी भी होंगी जो घर चला रही होंगी, तो अगर कोई सपोर्ट फराहम करेगा तो वो यकीन जानिए कि एजुकेशन के लिए होगा। वेल, थैंक यू सो मच फारूक साहब, एंड आई रियली होप कि आप अपना ये जज्बा कंटिन्यू रखें। हम आपकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, और ये जज्बा आप अपने बच्चों, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनमें जब मुंतकिल करेंगे तो वो एक बेहतर पाकिस्तानी के तौर पर। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और आप परेशान हो रहे होंगे ये फ्रेम कैसा बना, ये क्या है, ये कहाँ से हम जूम आउट आके अपने फ्रेम पे वापस आ रहे हैं। अब आप देखें, ये मैं तो
लगाते हुए भी डर रही हूँ, कितनी मेहनत से बनाया है इस बच्चे ने जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जी अफजर, आप कुछ कह रहे हैं? मुझे मैं देखा आसानी के लिए आपको बता दें कि ये आप प्लेन है जो कि ऑटोनोमस प्लेन है। ये भी एक फ्लाइंग क्लब के लिए, मतलब आप अगर ये भी आप देख सकते हैं कि F-22 नामी एक प्लेन पे ये ड्रोन भी नजर आ रहा है। इसके पीछे बनाने वाले कौन है, जरा वो तारुफ कराएं। जी बिल्कुल, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई बहुत बड़े नाम नहीं है जिनका IT या साइंस से, इंजीनियरिंग से कोई ताल्लुक है। स्टूडेंट हैं जी, सेकेंड ईयर के प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और उनको शौक था रिमोट कंट्रोल्ड प्लेन्स का। तो एक दफ़ा वो एक फ्लाइंग क्लब गए जहाँ पर ये रिमोट कंट्रोल प्लेन्स दिखाए जाते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है या सिखाए जाते हैं। सो वो इंस्पायर हो गए एंड ही वांटेड टू गेट वन फॉर हिमसेल्फ, लेकिन हो नहीं सका क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो इन्होंने ये इंस्पिरेशन ली कि क्यों ना मैं खुद बनाता हूँ, और फिर आप देखिए कि उन्होंने एक्चुअली बनाया कैसे है और किस तरह से ख्याल आया, किस तरह से इस स्टेज तक पहुँचे कि अब बाकायदा तौर पर ऑटोनोमस प्लेन भी बना लिया है। तो अब्दुल्ला भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यंग इंजीनियर जो कि अभी पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग, लेकिन उससे पहले ही काफ़ी महारत रखे हुए सब कुछ बना दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम आपको तो पहले, और मुबारक हो सबसे पहले कि ये ज़बरदस्त चीज़ें आप बना रहे हैं और मेरे ख्याल में एक इंस्पिरेशन है आप। कैसे बनाया, कहाँ से ये ख्याल आया, इस स्टेज तक कैसे पहुँचे हैं? मैं एक्चुअली फ्लाइंग क्लब गया था 10-12 साल की उम्र में। अच्छा। तो जिस तरह बच्चों को खिलौने लेने का शौक होता है, मुझे इस तरह प्लेन्स का शौक हो गया। मैंने कहा मैंने प्लेन्स लेने हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा कि बेहतर यही है कि मैं खुद बनाऊँ। अच्छा। इस तरह मैंने स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे फिर जहन में ये आइडिया है कि मैं क्यों ना एक ऐसा प्लेन बनाऊँ जिसको पायलट की ज़रूरत ना हो, बगैर पायलट के उड़ सके, रियल चीज़ की तरह, जिस तरह रियल प्लेन उड़ते हैं बगैर पायलट के। ऑटो प्लेन, ऑटो पायलट वाले, ऑटो पायलट वाले प्लेन। तो फिर कैसे इंजीनियरिंग की इसकी, जाहिर है बेसिक्स तो पता होनी चाहिए, कहीं से सीखा आपने या देखा, कुछ मॉडल्स विजिट की, मतलब ऑब्जर्व? मैंने एक्चुअली रिसर्च से शुरू किया था। अच्छा। मैंने ऑनलाइन रिसर्च शुरू की इस प्लेन के ऊपर, और उसके बाद फिर 2 साल का पीरियड लगा था इस प्लेन को डिज़ाइन करने के लिए। 2 साल का पीरियड? जी, ये पूरा। दैट मींस यू वर इन 9th और मैट्रिक? जी, 2 साल लगे इसको बनाने में। बिल्कुल। ठीक है, तो ये मतलब इस कैसे ऑपरेट करता है, चलता कैसे है, किस तरह से इसको चलाना है, इसको आप डायरेक्शंस कैसे देते हैं वो भी बताएं। इसको लैपटॉप से हमने लोकेशन बता देनी होती है, पॉइंट की, और ये जो भी हम इसे मिशन देते हैं लाइक अ ड्रोन, लाइक बिल्कुल ऑटो, बिल्कुल ही ऑटो के उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। लोकेशन बतानी होती है, वहाँ पहुँच जाता है। अच्छा। तो क्या मतलब इसकी कैपेसिटी क्या है, कितना वजन उठा के लेके जा सकता है, और करने के लिए टाइम चाहिए होगा, कितनी चाहिए स्पेस, सारा कुछ? ये बहुत आराम से 500 से 1000 ग्राम का पेलोड उठा सकता है। अच्छा। इसके अलावा इसकी 500 से 1000 ग्राम, तो 1 किलो तक? जी, 1 किलो तक का पेलोड उठा सकता है। उसके अलावा जो इसको रनिंग चाहिए होती है फुल पेलोड पे, तकरीबन 100 फीट से 150 फीट के अंदर ये टेक ऑफ कर जाता है। ठीक है, ठीक है। इतनी बड़ी इसको रनिंग चाहिए। मैं देख रही थी अबूजर, ये तो वो पॉलीथिन शीट्स लगी हुई हैं। बिल्कुल। ऑब्वियसली जब आप इसको अगर इंस्टॉलेशन फॉर्म बोर्ड से बना हुआ है। कैन आई लिफ्ट इट? मैं खड़े होकर इसको जरा कंप्यूटर से मतलब कैसे आप इसको अटैचमेंट किया है, मतलब कंप्यूटर के साथ? कंप्यूटर में इसका एक इंटरफेस है, बहुत ही लाइट वेटेड है, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हल्का है। अच्छा, हमने रिक्वेस्ट की अभी अब्दुल्ला से कि आप स्टूडियो में हमें उड़ा कर दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इसको उड़ाने की जो स्टूडियो में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स है, ज़रा बताइए। थोड़ी सी इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। अच्छा, मैं आपको दे दूँ? जी। अच्छा, आगे वाला टायर अभी खुला नहीं। जी जी, चलिए ये स्टेबल हो गया। अच्छा जी, इसको एक्चुअली फर्स्टली तो एक रनवे की रिक्वायरमेंट है, ऊपर से एक काफ़ी स्पीडी प्लेन है। अच्छा। ये जो है स्पीड के लिए बना हुआ है, स्पीड के लिए बना हुआ है और एफिशिएंसी ड्रॉप किए बगैर इनके हमें ज़्यादा टाइम भी मिल जाए और अच्छी स्पीड भी मिल जाए, इसके लिए डिज़ाइन है। तो इस वजह से इसको काफ़ी बड़ी स्पेस चाहिए होती है। अब्दुल्ला, मैं वो वाला भी देखूं, मुझे शौक हो रहा है, मतलब मैं प्री इंजीनियरिंग की खुद स्टूडेंट थी एफएससी में, तो मुझे इस तरह की चीजें क्या होगी, किस हद तक जा सकता है, मतलब अगर लाहौर से उड़ाएं तो कहाँ तक जाएगा? एक्चुअली इसकी सिर्फ वो लिमिटेशन बैटरी टाइम से, ये आराम से आप कह लें इर्द गिर्द के जो एरिया है 20-30 किलोमीटर कवर कर लेगा। और ये वाला ये फ्लाइंग के लिए, फन फ्लाइंग के लिए, छत से उड़ाने के लिए, मतलब वैसे, मतलब अगर आप रिमोट, तो आपने बैटरी लगाई हुई है इसके अंदर, पूरा फैन भी है, ये रिमोट से चलता है? ये रिमोट से चलता है। अच्छा, मतलब ये इसका नाम क्या रखा है? मुझे लग रहा है F-22 टाइप कुछ है। F-22 बिल्कुल उसके रेप्लिका। ये थोड़ा सा इसने इंजीनियरिंग है। अच्छा, इसका मॉडल कटआउट किसने बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर आपने बाकायदा पूरा वो शीट लगाई हुई है, पॉलीथिन। ये भी कुछ देखें, ये भी ड्रोन भी बनाए हैं जो आजकल काफी इन है, हर जगह पर यूज भी होते हैं, ये भी बनाया। जी, ये रेसिंग ड्रोन है, वहाँ पर आप वीडियो भी देख सकते हैं इसकी चल रही है। अच्छा, ये मैं इसके बारे में बताएं, ये कैसे ना डर लगता है जो ये बेसिकली बनाते हैं ना घर में, बड़ी बेसिक सिस्टम है इसका। मेन जो है कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है। अच्छा। इसका कंप्यूटर जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है।
तो इसके ऊपर रिकॉर्डिंग डिवाइस भी होती है, क्योंकि नॉर्मली तो ड्रोन रिकॉर्डिंग इसके ऊपर नॉर्मली रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है, मतलब इसको आप कैमरा भी लगा सकते हैं और ये प्रॉपर जिसमें ड्रोन आजकल यूज हो रहा है। अच्छा, ये सारा जो स्ट्रक्चर है, मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछ लूं, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी आपने खुद बिल्डअप किया है या मार्केट में अवेलेबल था? अच्छा, आपने खुद डिजाइन किया और फैब्रिकेट करवाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस अब्दुल्ला। कि सारा कुछ जो आप बना रहे हैं ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। ऑब्वियसली आप इसका यूजेस भी थोड़ा सा बताएं कि कहाँ पर आप इसको सोच रहे हैं कि इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी अगर चाहे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजकल काफ़ी एक्टिव है, तो मिनिस्ट्री साहब अगर वो भी देखें तो वो भी अब्दुल्ला से रब्ता करके इस बारे में फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि क्या। लेकिन पहले आप अब्दुल्ला से तो पूछते हैं, डू यू वांट टू सेल योर मॉडल? आप चाहते हैं कि कमर्शियल हो? देखें, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि पाकिस्तान को सर्व करेंगे तो इसमें तो कोई एतराज़ होगा नहीं। मेरा ये ड्रीम है पाकिस्तान को सर्व करना। कोई कॉस्ट के बारे में बताइएगा कि क्या आती है ओवरऑल इन तीनों चीज़ों की थोड़ी करके? ये जो प्लेन है क्योंकि ऑटोनमस है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, तो इसकी हाई एंड पे होती है, 1 लाख के करीब आप कर। अच्छा, ठीक है। जो रेसिंग ड्रोन है वो ज़रा सस्ता होता है, वो बेसिकली ये फ़न के लिए, ठीक है, सिनेमैटिक या शॉर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, फ़न के लिए, तो इसकी अराउंड 50-60,000। और ये तो जैसे कहते हैं प्योरली जैसे कहते हैं फन के लिए, इसको आप किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए फन वाला एलिमेंट इसमें डाल लें। इम्प्रेसिव जी अब्दुल्ला, ग्रेट। डोंट स्टॉप, प्रैक्टिकल चीज़ आपने छोड़नी नहीं है, अपनी थ्योरी जितनी मर्जी कंटिन्यू रखो, ये प्रैक्टिकल हुनर ही है जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा। कीप इट अप। और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है और हमारी जो इस वक्त जो भी देख रहे हैं इदारे वो अब्दुल्ला से रब्ता करेंगे और इनसे हेल्प लेकर इसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान बल्कि जहाँ जहाँ पर भी पाकिस्तानी है वो भी हासिल करें। और ऐसी टैलेंट और ऐसे हिम्मत और को हौसला और हिम्मत देनी चाहिए ताकि ये लोग और ज़्यादा मज़ीद कुछ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, टाइम हमारे पास खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।